हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। आई एम श्योर आपको ये न्यू सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स जरूर पसंद आ रही होगी। एक्चुअली ये सीरीज ग्लोबल नेटफ्लिक्स एंड कोरिया में भी व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी के मामले में कई रिकॉर्ड्स बना रही है और आज का जो एपिसोड है उसका ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे का है। उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी काफी लंबी चलने वाली है, तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे क्योंकि आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड एपिसोड। जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हेइन ह्यूनू को बताती है कि वो जल्द ही मरने वाली है और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। ये सब ऑब्वियसली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो शॉक होता है और झूठ मूठ ही बोलता है कि अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सिवा कैसे जी पाऊंगा। अब उसकी बीवी बोलती है तो क्यों ना साथ मरे, पहले के जमाने में होता था ना। वो कहता है क्या तुम भी ऐसे टाइम पे मजाक करती हो। फिर वो उसे पूछता है कि डॉक्टर एग्जैक्टली क्या कहा। अब हमें उसका पीओई दिखाया जाता है कि कैसे डॉक्टर का कॉल सुन के वो घबराई होती है और उसे साथ हॉस्पिटल चलने बोलती है, लेकिन ह्यूनू मना करता है तो उसे बुरा लगता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसने लॉबी में घड़ी देखी थी, लेकिन बाद में उसे याद नहीं आता वो कब डॉक्टर के सामने पहुंची। वो बताती है उसे लगा उसने टेलीपोर्ट किया। कई बार उसे काफी तेज सर दर्द होता है, मीटिंग्स कब शुरू होती है और कब मीटिंग हॉल खाली हो जाता है समझ नहीं आता। ऐसे काम करते करते उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता। वो उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक बार वो गिरा हुआ पेन लेने नीचे झुकती है, लेकिन जब उसे याद आता है सेक्रेटरी बताती है आपको आपके हस्बैंड से मिलने जाना था। जी हाँ, वही टाइम जब घंटों इंतजार करने के बाद भी हेन नहीं आती ह्यूनू को मिलने, जब वो डिवोर्स के बारे में उसे बताने के लिए उसने बुलाया होता है। लेकिन बाद में जब हेन वहां पहुंचती है तो वो वहां नहीं होता, चला गया होता है। ये सब रिपीटेडली होने की वजह से वो डॉक्टर को दिखाने जाती है। डॉक्टर कहते हैं इसे क्लाउड साइटोमा कहते हैं, एक रेयर डिसीज है जिसका कोई इलाज नहीं है और करोड़ों में एक को होता है और वो कोरिया की पहली ऐसी पेशेंट होगी। वो उसे बताने लगता है कि आपको लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो गई है या डिस्ट्रैक्ट हो गई है, लेकिन ये थोड़ी देर का मतलब घंटों होता है, जिस बीच आपको टेम्पररी मेमोरी लॉस होता है और इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। आपको कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। अगर आपकी कंडीशन खराब होने लगी तो आपको हेलुसिनेशंस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जब डॉक्टर ये सब भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसे कुछ याद नहीं रहता। वो कहते हैं लेकिन ये जनरली होगा ना, आप मेरा बताइए कौन सी सर्जरी करनी होगी, अमेरिका जाकर करना है। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन इसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है, मैं बस आपका सर दर्द कम करने के लिए कुछ गोलियां दे सकता हूँ ताकि आपका पेन कम हो। वो कहती है ऐसा ही चलता रहा तो कितना टाइम होगा मेरे पास। तो डॉक्टर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। यही सब हेन अपने पति ह्यूनू को बताती है। कहता है डॉक्टर ने कहा तो सच ही होगा। तो कहती है लेकिन मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ, ने कभी मुझे जंक फूड खाते देखा है? मैं हमेशा हेल्दी डाइट लेती हूँ, रोज योगा करती हूँ, मैं जब से पैदा हुई हूँ अपना ख्याल रख रही हूँ। तो मुझे ही ये सब क्यों? जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके ट्यूमर्स तो ये लोग आसानी से निकाल देते हैं, मुझे क्यों नहीं ठीक कर सकते ये लोग? और फ्रस्ट्रेटेड होती है। ह्यूनू कहता है ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो, कल हम डॉक्टर के पास जाके वापस कंफर्म करेंगे। वो पूछती वापस क्यों? वो कहता है मैं नहीं था ना तब तुम्हारे साथ, तो मेरी तसल्ली के लिए जाओ अब सो जाओ। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है इस सिचुएशन में मुझे नींद आएगी? ह्यूनू भी बोलता है हाँ, शौक तो मैं भी बहुत हूँ, मुझे भी नींद नहीं आएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो चैन से सो रहा होता है। सुबह अच्छे से नींद पूरी करके उठता है और गाना गुनगुना रहा होता है। फिर सोचता है पागल हो क्या, इतने अच्छे मूड में हूँ, बीवी ने सुन लिया तो जान ले लेगी, मैं बिना डिवोर्स के उसे आजाद होने वाला हूँ। ये सोचकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है, लेकिन बीवी के सामने अपनी खुशी जाहिर भी तो नहीं कर सकता। वो आईने के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है, बिल्कुल नहीं मुस्कुराना। फिर वो बीवी के बेडरूम में जाता है जहाँ आवाज देने पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो बेड पर पड़ी होती है, उसे लगता है इतनी जल्दी तो नहीं मर गई, लेकिन अभी तो 3 महीने बाकी है। वो उसके करीब जाके सांस चेक करने लगता है कि तभी हेन आंखें खोलती है। वो इससे चौंक जाता है। हेन पूछती है क्या कर रहे हो तुम? वो तुरंत उसे किस करता है और बोलता है मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। हेन कहती है काफी खुश लग रहे हो तुम, और ये मॉर्निंग किस, हाँ, और तुम्हारी स्किन भी ग्लो कर रही है, लगता है अच्छी गुड नाइट स्लीप मिली है तुम्हें। डर जाता है कि कहीं ये समझ तो नहीं गई। फिर वो दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। गाड़ी में वो उससे बोलती है मेरी बीमारी के बारे में सीक्रेट रखना, मैंने किसी को नहीं बताया, तो अगर किसी को पता चला तो मैं समझूंगी तुम ही ने बताया होगा। कहता है कि तुम्हें अपने परिवार को तो बताना चाहिए। इस पर हेन बोलती है कभी नहीं, वो लोग इतने मौका परस्त है। वो कहते हैं और मेरी माँ और भाई, उनको अगर पता चला तो मुझे घर और जायदाद से निकाल देंगे और मेरे असेट्स के लिए झगड़ा करेंगे। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और उसके भाई को दादाजी ने बुलाया होता है, तो वो डरा हुआ होता है कि अब कौन सी बात पर मुझे डांट मिलने वाली है। उसकी बीवी उसे मॉरल सपोर्ट दे रही
होती है। उसे लगता है जो कॉफी डील उसके हाथ से चली गई उसके रिगार्डिंग कुछ होगा, तो तुरंत जाके सॉरी बोलता है और दादाजी के सामने सब बक देता है। दादाजी बोलते पहले सुन तो लिया करो, और ह्यूनू को पता चला तुमने 8 बिलियन वॉन एक्स्ट्रा टैक्स भरा है, अगर वो नहीं होता तो कितना नुकसान हो जाता हमारा। वो अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं, कैसे गई ये कॉफी डील हाथ से। जोर जोर से डांटने लगता है, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक आता है और उसे सलाइन लगाना पड़ता है। तो माँ दौड़ी दौड़ी उसे देखने जाती है और सब पता चलने पर उल्टा ह्यूनू पे गुस्सा होती है। 8 बिलियन वॉन कहाँ इतनी बड़ी रकम है जिसके लिए दादाजी को बता दिया। हॉस्पिटल में ह्यूनू डॉक्टर से पूछता है कि आप क्लियरली बताइए मेरी बीवी के पास क्या सिर्फ 3 महीने हैं। ये सब बार बार सुन के हेन अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। ह्यूनू कहता है आप क्लियरली बताएंगे तो हमें आसानी होगी। या हेन व्हील चेयर पे बैठे खिड़की से बाहर देखने वाली उसी के एज की एक लड़की को देख के सोचती है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा मेरे साथ। तभी ऑफिस पहुंचने पर उससे उसकी माँ पूछती है तुम्हारा पति कहाँ चिपके बैठा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, जरूर तुम दोनों का किया धरा होगा। बस 8 बिलियन वॉन के लिए मेरे बच्चे की चुगली दादाजी को कर दी। हेन कहती है मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास उससे ज्यादा सीरियस मैटर्स है हैंडल करने के लिए। तो ये सुन के माँ कहती है सूचुल को आज पैनिक अटैक आया था। ये सुन के और मॉम को इतने टेंशन में देख के उसे हंसी आती है कि मैं यहाँ मरने वाली हूँ और इनको पैनिक अटैक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो माँ को पूछती है आपने पूछा नहीं कि मेरा क्या सीरियस मैटर चल रहा है। तो इस पर माँ कहती है मुझे पता है तुम अपने मैटर्स हैंडल करना अच्छे से जानती हो। इस भेदभाव की उसे आदत होती है। तो वो कहती है करेक्ट है माँ, मैं अपना देख लूंगी और आप यहाँ मेरे ऑफिस में तमाशा मत करिए वरना मैं आपके बेटे का जीना हराम कर दूंगी। माँ कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब चुपचाप बैठ के देखूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूनू और उसका बेस्ट फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो वहां उसे कहता है मैं तैयार हूँ, तुमने जो ज्यादा उस दिन पीकर रोना धोना किया था मैं तुम्हारी मदद करूंगा डिवोर्स केस में। अब ह्यूनू कहता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्त कहता है कल तक तो तुम इतना ड्रामा कर रहे थे, एक रात में ऐसा क्या हो गया जो तुमने डिसीजन बदल लिया। वो उसे टिश्यू पेपर पर नोट लिख के कहता है पार्किंग लॉट में आके मुझे मिलो। और खुफिया तरीके से दोनों कार में बैठकर ही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले होते हैं, लेकिन उनसे ये सब किया नहीं जाता। तो वो चुपचाप बाहर आके डिस्कस करने लगते हैं। ह्यूनू उसे हेन की बीमारी के बारे में बताता है और सीक्रेट रखने को बोलता है। दोस्त कहता है वाह क्या टाइमिंग है, अच्छा हो तुमने डिवोर्स पेपर नहीं दिए, तो क्या इसका मतलब अब तुम क्वींस के नए सीईओ होंगे। वो बोलता है कि बीवी ने ऑलरेडी वसीयत बनाई है जिसमें मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, लेकिन मुझे तो बस उससे छुटकारा चाहिए। तब दोस्त कहता है पागल हो, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने तुमको 3 महीने क्यों दिए होंगे, क्योंकि इतने में वो अपनी विल फिर से रिवाइज कर सकती है, तो तू उसे वापस अपने साइड कर ले और पूरा क्वीन तेरा होगा। ह्यूनू कहता है छी तूने मुझे इतना घटिया और मटेरियलिस्टिक समझ के रखा है, पैसों के लिए ये सब करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। और अगले ही सीन में ह्यूनू साहब अपनी बीवी के सामने फूलों का प्यारा सा बुके लिए खड़े होते हैं। हेन को भी अजीब लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। कहता है एनिवर्सरी गिफ्ट। हेन बोलती है अचानक से क्यों, पिछले कुछ साल तो हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया क्योंकि तुम बिजी थी। हेन कहते तुम क्या अभी मेरी गलतियां गिनाने आए हो। तो कहता है नहीं नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी। हेन हमेशा की तरह नखरे दिखाती है, लेकिन पति के जाते ही सेक्रेटरी को फूलों को रखने के लिए एक फ्लावर पॉट लाने को बोलती है। एक और हेन के माँ की चमचे एक सुपरमार्केट में हेन के घर की मेड से खबरें निकलवा रही होती है। आजकल क्या चल रहा है दोनों के बीच, जरूर दोनों काफी झगड़ रहे होंगे। वो कहते हैं झगड़े, वो दोनों तो और ज्यादा करीब आ रहे हैं। वो बताती है कैसे दोनों कई टाइम से टेबल पे दूर दूर बैठ के खाना खाते थे, लेकिन आजकल साथ बैठ के खा रहे हैं। और उसने तो कल अपने बीवी को श्रिम्प छील कर भी दिए थे। फिर देखते हैं कि मीटिंग रूम में भी पानी पीते वक्त हेन को खांसी लग जाती है। तो ह्यूनू अपना प्रेजेंटेशन बीच में ही छोड़ के उसे देखता है और पूछता है तुम ठीक तो हो। सेक्रेटरी एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हेन कहती है मेरे नॉर्मल खांसी है, क्यों रिएक्ट कर रहे हो। उस वक्त मीटिंग रूम में उसके पिता, भाई और बाकी लोग भी होते हैं। उनको भी ये बड़ा अजीब लगता है। भाई गॉसिप करता होता है कि जीजू नहीं केयर करेंगे तो दीदी उनकी जान खा जाएगी। मीटिंग के बाद भी जब शाम को हेन कार के लिए ऑफिस के बाहर वेट कर रही होती है, तभी ह्यूनू आकर है अरे तुम्हें तो कितनी ठंड लग रही होगी। ये कहकर वो अपना जैकेट उसे पहनाता है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो अपनी एक्स्ट्रा केयर दिखा ही रहा होता है। ये देखकर बाहर हेन की जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है क्या करूँ, एम्बुलेंस बुला लूं। तभी कार आती है तो ह्यूनू बीवी को अच्छे से गाड़ी में बिठाता है। ये सब देखकर सेक्रेटरी का उल्टी करने का मन होता है। वो कहती है इससे अच्छा दोनों झगड़ा कर ले। हाउ क्रिंज। अंदर बैठने पर हेन कहती है तुमसे कहा है ना इतना ड्रामेटिक मत बनो। वो कहता है मैंने कब किया। वो बोलती है ये जैकेट एम्बुलेंस क्या है ये सब। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूनू की बहन अपने हेयर सैलून में अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। वहाँ जो गांव की चुगलखोर आंटियां होती है वो गॉसिप कर रही होती है कि देखो उनकी बेटी का डिवोर्स हो रहा है, कितना सब बढ़ा चढ़ा के बताते थे, लेकिन देखो अब क्या हुआ। बहन टेंशन में आ जाते कि ह्यूनू का डिवोर्स हुआ तो ये लोग उसके बारे में भी सब गॉसिप करेंगे। वो आंटी लोग बोलते हैं सबकी किस्मत ह्यूनू की तरह कहाँ होती है, कितनी अमीर बहू मिली है तुम लोगों को, लेकिन वो दोनों तुम्हारे पापा के 60th बर्थडे पर क्यों नहीं आए
और बहुरानी तो बिल्कुल भी नहीं आती। कहीं वो हम लोग गांव वाले हैं, गरीब है, इसलिए हमें कम तो नहीं समझती। बहन बोलती है हमारी हेन बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप तो जानते हैं उनका कितना बड़ा कारोबार है, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है उन दोनों को, लेकिन फोन पर हमेशा सबके बारे में पूछती रहती है। घर आके वो अपनी फैमिली को ये गॉसिप के बारे में बताती है, कहते कैसे यूनू ने गलत डिसीजन लिया है। तब माँ कहते कोई भी डिवोर्स का डिसीजन आसानी से नहीं लेता। यहाँ होंग परिवार में भी दावत हो रही होती है। शेफ लोग बोलते हैं सबके डाइट के अनुसार हमने मेनू सेट किया। तब टेबल पर हेन, यूनू, इनके माता पिता और भैया भाभी होते। तब हेन की माँ कहते कल तुम्हें एक नोटिस मिल जाएगा जो तुमने अपनी फैक्ट्री मेरी जमीन पर बनाई है उसके रिगार्डिंग। हेन कहती है लेकिन तब आपने परमिशन दी थी मुझे। तब कुछ नहीं बोला, अब क्यों बिल्डिंग तैयार होने के बाद बोल रही है और नोटिस भेज रही है। वो कहते हाँ मैंने तुम्हें रिटर्न में कुछ दिया था। तब हेन कहती है ठीक है मैं गिरा दूंगी फैक्ट्री। तब यूनू हेन और उसकी माँ के बीच बोलता है इस खबर से मार्केट में हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और हमारे शेयर्स भी गिरेंगे, तो मुझे ये बात दादाजी से पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। यह सुनकर हेन की माँ कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की, और दादाजी का नाम लेके क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब कहता है माफी चाहता हूँ लेकिन हेन की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। हम दोनों निकलते हैं और दोनों वापस अपने घर आते हैं। तब हेन कहते क्यों इतना ओवर कंसर्न दिखा रहे हो, आज से पहले कभी मेरे छीले है तुमने और मेरी माँ से झगड़ा किया था। मेरे नहीं तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बदले हुए एटीट्यूड से सबको शक हो जाएगा। तब वो फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। उस वक्त भी वो दोनों बॉडीगार्ड वॉच कर रहे होते हैं। वो दोस्त से बोलता है नहीं यार मेरे से ये प्यार और केयरिंग सब नहीं हो पा रहा। तब दोस्त कहता है भूल गए तुम दोनों का लव मैरिज है, कुछ सालों पहले क्या दीवाने थे तुम दोनों एक दूसरे के लिए, अब बस थोड़ी दूरियां आ गई है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, टेंशन ना लो, कर लोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेन की 3 बार डिवोर्स ले चुकी जेल से छूटी बुआ एक चर्च में जाती है जहाँ उसका एक्स हस्बैंड वापस शादी कर रहा होता है, वो भी उसकी सेक्रेटरी से। वो कहती है चीटर कहीं के, और वही तमाशा करती है और अपने हस्बैंड को मारती भी है। तब फैमिली का लीगल एडवाइजर ह्यूनू आके सब मामला सुलझाता है और बुआ जी को बोलता है आपको पता है ना आप प्रोबेशन पर है और इस टाइम पर अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो आपको सजा बढ़ जाएगी, आप घर जाके आराम करिए। वो कहते हैं कौन सा घर, कोई मेरा नहीं है। तब ह्यूनू कहता है आपके पिताजी आपकी केयर करते हैं। हम देखते कि हेन के दादाजी अपनी बेटी को खाना खाने के लिए बुलाते हैं और उसे बोलते कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और शांत रहा करो। वो कहते हैं आपको मेरी क्या परवाह, आप जाइए अपनी गर्लफ्रेंड के पास, वो बस आपके साथ आपके पैसों के लिए है। तब दादाजी कहते हैं नहीं वो ऐसे नहीं है। फिर हम देखते हैं दोनों यानी दादाजी और उसकी गर्लफ्रेंड कोरियन ट्रेडिशन चेस यानी गो खेल रहे होते हैं। जीतने पर उसकी जीएफ उसे बोलती है मेरी एक विश है जो आपको मैं बाद में बताऊंगी, वो आप प्लीज पूरी कर दीजिए। एक और है इनके पापा भी उसकी माँ से बोलते हैं कि तुम है इनसे आजकल इतना कठोर बर्ताव कर रही हो, आज की बातें भूल जाओ। हमें पता चलता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से माँ बेटी के बीच इतनी नफरत आ गई है। वो कहते हैं उसकी वजह से मैंने मेरे बच्चे सुवन को खो दिया, मैं इस बात के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दोनों की ये बात हेन सुन लेती है। यहाँ घर पर ह्यूनू इंटरनेट पर हेन की बीमारी के बारे में सर्च कर रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे हेन के जाने के बाद डॉक्टर ने बोला होता है कि उन्हें हिम्मत नहीं आनी चाहिए और मेडिकल फील्ड में आए दिन कई सारे चमत्कार होते रहते हैं और कई पेशेंट भगवान की दया से और दुआ से मिराक्युलसली ठीक भी हुए हैं। वो ऑब्वियसली डरा हुआ होता है कि कहीं ये भी ठीक ना हो जाए, इसलिए सर्च कर रहा होता है और वही उसकी आंख लग जाती है। यह टाइम का ना चलने वाली हेन काफी देर बाद घर पहुंचती है और स्टडी रूम की लाइट्स ऑन देख के वहां जाती है। वो देखते कई सारी टैब्स ओपन होती है जिसमें ह्यूनू उसकी बीमारी के बारे में और रिकवरी के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी ह्यूनू उठ जाता है। तब हेन कहते हैं एक्चुअली मुझे डाउट था कि मेरी मरने की खबर सुन के तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन ये सब देख के तुमने तो मुझे हिम्मत दे दी। एक्चुअली मैं टफ दिखा रही थी खुद को, लेकिन अंदर से काफी डरी हुई थी। मेरे मरने के बाद क्या होगा, कोई मेरे फ्यूनरल पे रोएगा भी या नहीं, ये सब उटपटांग ख्याल आए रहे थे मेरे दिमाग में। लेकिन अब जब मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और इस डिसीज से फाइट करूंगी। मैंने भी सर्च किया है, बाहर अफ्रीका साइड में एक लैब है जो इस पर दवा बना रही है, उन्हें बस फाइनेंशियल मदद चाहिए, वो मैं कर दूंगी, लेकिन अब हार नहीं मानूंगी। आखिर तुम जो हो मेरे लिए खड़े। उसके जाते ह्यूनू जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है अगर ये कामयाब हो गई तो मेरा क्या होगा। यहाँ एक और हम देखते हैं कि हेन के भैया भाभी का एक बच्चा भी, और हेन की माँ चाहती है कि भाभी का चेहरा दुनिया के सामने ना आए। उसकी भी क्या वजह है वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। उसकी भाभी अपने पति सूचुल को बोल रही होती कि मेरे भाई ने बोला है कि एक डेविड यून करके कोरियन अमेरिकन है जो काफी बड़ा इन्वेस्टर है, वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कोरिया आया हुआ है, क्यों ना हम उनकी हेल्प ले तुम्हारे कॉफी ब्रांड के लिए।
वो कहती है हीन हरसियाना ब्रांड को अपने मॉल में लाने का ट्राई कर रही है और ये डेविड उनका खास आदमी है। भाई कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इस हरसियाना ब्रांड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी होती है जहाँ कई लोग, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज मौजूद होते हैं, जहाँ हीन भी जाती है। उनसे डील लेना ये उसका गोल होता है, लेकिन वह आ जाते हैं उसकी एक बिजनेस राइवल और वो दोनों भी टिपिकल राइवल्स की तरह मुस्कुराते हुए एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। दोनों चाहते हैं कि वो डील उन्हें मिले। तब वो राइवल कहती है तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ये जो मिस्टर हर्मन है ना, ये मानता है कि बिजनेस रिलेशनशिप इंसान के रिश्तों की तरह होता है, प्यार और भरोसे की नींव पर, और अपने अपनों की तरह उन्हें संभालना चाहिए। यहाँ आसपास देखो, सब किसी न किसी के साथ आए, कोई फैमिली, रिलेटिव, पार्टनर, लेकिन तुम अपने आप को देखो, यहाँ पे भी तुम बिल्कुल अकेली। आखिर कैसे मिलेगी तुम्हें ये डील, बताओ। फिर हीन वॉशरूम में आकर अपने पति को कॉल ट्राई करती है, कई बार वो उठाता नहीं और बाद में कोर्ट में ट्रायल में हूँ बोल के फोन काट देता है। वॉशरूम से बाहर आकर भी वो राइवल उसे टॉन्ट मारती है, क्या हुआ, तुम्हारा पति नहीं आ रहा? वो कहती है उसकी ट्रायल चल रही है। तब वो बोलती है क्या एक्सक्यूज है? वैसे मैंने तुम दोनों के बारे में कई बातें सुनी, कैसे तुम दोनों अलग हो चुके और जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले हो, कैसे उसने तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए शादी की थी, तुम्हें तुम्हारे बराबर में शादी करनी चाहिए थी, और अपनी अच्छी मैरिड लाइफ के बारे में गुनगान गाने लगती है। फिर बाहर आकर उसे बोलती है इससे अच्छा तो तुम यूनियन संघ से शादी कर लेती, तुम्हारा दोस्त, तुम्हें नहीं पता वो मिस्टर हरमन का राइट हैंड है, वो कितना सक्सेसफुल हो चुका है। फिर एंट्री होती है एक हैंडसम कैरेक्टर की, जी हाँ, या यूं कहें लव ट्रायंगल। वो आके ही इनको ग्रीट करता है, फिर कैजुअली बातें करने लगते हैं। उस पर वो कहती है देखो मुझे पास का कुछ याद तो नहीं, बट हमारा ब्रेकअप गुड टर्म्स पे हुआ था, राइट? क्यों ना तुम मेरी मदद करो ये डील क्रैक करने में। इस पर योन संग बोलता है लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं सब मिस्टर हरमन को ग्रीट करने के लिए तैयार होता है। तब उस राइवल का चोमो हस्बैंड भी उसके साथ होता है, लेकिन हेन की बारी ऑलमोस्ट आ चुकी होती है, लेकिन वो अकेली होते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनके सामने एम्बेरसमेंट होगी कि तभी पीछे से ह्यूनो आता है। उसे देखकर वो खुश होती है लेकिन जताती नहीं। वो पूछती है ट्रायल का क्या हुआ? वो बोलता है हमने केस जीत लिया, यहाँ आना था तो जल्दी फिनिश कर लिया। हम देखते हैं मिस्टर हरमन दोनों को ग्रीट करते हैं, वो ह्यूनो के हैंडसम फेस की तारीफ भी करते हैं। तब योनसंग और वो राइवल ह्यूनो को देख के काफी जेलस होते हैं। उसके बाद हेन जाके अपने राइवल को टॉन्ट भी मारते हैं कि मेरा पति इतना हैंडसम है कि मिस्टर हरमन तक उसके फैन बन गए, ना तुम्हारा पति। वही एक और योनसंग ह्यूनो को ड्रिंक ऑफर करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ये कह के कि मेरे और हेन के काफी अच्छे रिश्ते थे। हंसता है और कहता है जितना मैं अपनी बीवी को जानता हूँ उसकी किसी के साथ अच्छे रिश्ते तो नहीं हो सकते। तो वो क्लियरली बोलता है कि मैं उसे पसंद करता था। तब उसका रिएक्शन देख के योनसंग बोलता है जिस तरह का तुम्हारा रिएक्शन है उससे दो ही चीजें हो सकती, एक कि तुम उस पर पूरी तरह विश्वास करते हो या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और हंसकर चला जाता है। ह्यूनो बोलता है इसने तो झट से पकड़ लिया। फिर वॉशरूम में जाकर सोचता है अगर इतना ही पसंद करता था तो और मेहनत कर लेता और हेन से शादी कर लेता, मेरी जिंदगी तो बच जाती है ना। अब मेरे को क्यों बता रहा है ये सब, कहीं मुझे चिढ़ा तो नहीं रहा, कमीना कहीं का। बाहर जाके देखता है तो हेन को योनसंग से बात करते देख उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो राइवल का हस्बैंड आके बोलता है यह सब इस आदमी से मिलने आए हैं। तो वो पूछता है कि क्या करता है ये आदमी। वही दूसरी ओर हम देखते कि होंग परिवार की औरतें गॉसिप कर रही होती कि हेन की भाभी अपनी सास को योनसंग यानी डेविड यून के बारे में बताती कैसे वो सूचुल के बिजनेस में मदद कर सकता है। वो चमची कहते वो तो हेन के साथ कॉलेज में पढ़ता था, काश मैंने उन दोनों का रिश्ता कराया होता। तब हेन बोलती है आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी शादी में खुश हूँ। तब हेन की माँ कहते अपने दोस्त योनसंग को अपने परिवार के शिकार पर बुलाओ। हेन कहते लेकिन मैं क्यों बुलाऊं? तब माँ कहते मैं वो जमीन का केस पीछे हटा लूंगी। अब हम देखते हैं अगले सीन में पूरा होंग परिवार विद जमाई राजा ह्यूनो और योनसंग हेलीकॉप्टर से शिकार के लिए जंगल पहुंचते हैं। वहां सब रूल्स बता दिए जाते हैं और सबको अपने अपने निर्धारित जगह में ही शिकार करनी होती है। हम देखते हैं वहां पे उसकी बुआ जी भी आई होती है और सबको डर लगता है कहीं दादाजी की गर्लफ्रेंड को ही ना मार दें। सब जेंट्स दादाजी की झूठी मूठी तारीफ कर रहे होते हैं और योनसंग से भी ऑलरेडी इम्प्रेस होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हेन और ह्यूनो बात कर रहे होते हैं, ये हर साल क्यों करते हैं? हेन कहते हैं दादाजी सोचते हैं इससे क्विक थिंकिंग डिसीजन मेकिंग परखी जाती है और इसलिए मैं अपना बेस्ट देती हूँ, तुम्हें भी कुछ तो पकड़ लेना चाहिए इस साल। तो ह्यूनो कहता है इसलिए तुम दादाजी की नजरों में बेस्ट बनना चाहती हो और अपने आप को अच्छी बिजनेस वुमन प्रूव करना चाहती हो ताकि क्वीन तुम्हें सौंप दिया जाए। वो बोलती है ऑब्वियसली अब जाओ अपना शिकार करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ उस चमची को एक कॉल आता है, वो कहती है प्लान के हिसाब से सब सेट है। हम देखते हैं एक जगह का पिंजरा टूटा हुआ होता है जहाँ कोई खूंखार जंगली जानवर होते हैं। बहुत टाइम पास होने के बाद ह्यूनो हेन को कॉल ट्राई करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता कि तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। वो अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाता है और फायर ही करने वाला होता है कि उसे योनसंग दिखता है। तो ह्यूनो कहता है अभी जान जा सकती थी तुम्हारी, तुमने रूल्स नहीं सुने, अपने अपने डेजिग्नेटेड एरिया में ही शिकार करनी है। तो वो कहता है रिलैक्स यार, इतना क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो, मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता ये सब।
तुम सिखा देना मुझे। अभी एक जानवर की आवाज आती है तो उसे मारने के लिए यूनसंग ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी यूनू हवा में फायर करता है और गोली की आवाज से जानवर भाग जाता है। तब यूनसंग गुस्से से यूनू को देख रहा होता है तो यूनू कहता है, बोला तो है अपने अपने एरिया में शिकार करना है, दूसरे के नहीं। तुम तो मुझसे सीखना चाहते थे ना। वो वहां से चला जाता है। यहाँ उस जंगल में कई वक्त तक भटकने के बाद हेन वक्त भूल जाती है और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील करती है। उसके सामने शिकार होते हुए भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती और शिकार भाग जाता है कि तभी उसे एक आहट सुनाई देती है, एक बहुत बड़ा जानवर उसके आसपास होने की। लेकिन हेन भटक चुकी होती है, उसकी गन भी कहीं गिर चुकी होती है और वो फोकस नहीं कर पाती। तभी एक खूंखार बेर उस पर हमला करने वाला होता है। वो डर जाती है और अपनी आंखें बंद करते ही उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे मोमेंट्स उसे दिखते हैं, जैसे अब वो मरने ही वाली हो। अभी बिजली की तरह तेजी से वहां उसका हीरो अपनी बीवी को बचाने ह्यूनू आ जाता है और उसे मारता है। अब जैसे हेन होश संभालते है, सामने ह्यूनू और मरा हुआ बेर होता है। यही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आती है एपिलॉग की बारी, जहाँ पास में ह्यूनू अपनी फैमिली को बताता है कि वो ऑफिस की एक इंटर्न से प्यार करने लगा है और वो हमें ज्यादा अच्छी तो नहीं है और उसे काम से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो उसी को चाहता है। इस पर घर वाले डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही अच्छे बड़े घर की लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम ऐसे नहीं उसे ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट हमसे गरीब तो ना हो लड़की। वो कहता है शायद वो इतने अच्छे घर से नहीं लगती, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब माँ कहती है तो कर लो उससे शादी। इस पर बहन कहती है माँ तुम क्या इसे बढ़ावा दे रही हो। तो यूनू कहता है हाँ मैं उसी से शादी करूंगा और पूरी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जी हाँ, जैसे कि अभी उसने प्रोटेक्ट किया है इनको उस जंगली जानवर से, क्या ऐसे ही उसकी बीमारी से भी वो बचा पाएगा और उसकी सेल्फिश फैमिली से भी? पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ड्रामा टेल्स पर। और एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और जल्दी मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।